इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का चैप्टर 3, वैसे ही चैप्टर 2 है लेकिन बुक के अनुसार चैप्टर 3 गुडविल के बारे में बता रहा हूँ। गुडविल चैप्टर की वेटेज 3-4 नंबर की होती है। कभी कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं भी आता, कभी कभी आ भी जाता है। देखिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच places an enterprise at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है गुडविल जो है एक इंटेंजिबल असेट है, यानी कि गुडविल एक असेट है जो कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, इसलिए वो इंटेंजिबल असेट है। और वो गुडविल के कारण जो है कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए ज़्यादा प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट कमा पाता है। वो इस तरह की पोजीशन पे बिजनेस होता है कि वो हायर प्रॉफिट कमा पाए बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। गुडविल को सिंपल मीनिंग में समझेंगे तो गुडविल एक रेपुटेशन होती है जिसके कारण कोई बिजनेस अन्य बिजनेस से ज़्यादा कमा पाता है। ये रेपुटेशन जो बनती है वो बहुत सारे कारणों से बनती है। उसके कारण जो हैं वही हम फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल इस तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल इसमें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो गुडविल का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। गुडविल को एक इंटेंजिबल असेट माना जाता है, क्योंकि असेट्स क्या होती हैं? असेट्स होती हैं जिनके कारण हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं उनको ही हम असेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है गुडविल भी एक ऐसी असेट तो नहीं है जिसको हम छू सकें, लेकिन इसके कारण भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको हम एक असेट मानते हैं। तो ये जैसे कि मान लो दो सेम दुकानें हैं, जो कि एक दुकान आपकी है, एक दुकान मेरी है, लेकिन मेरी जो है लोगों में जान पहचान अच्छी है, मेरी दुकान की लोकेशन अच्छी है, मेरी दुकान का प्रोडक्ट जो है मैनेजमेंट अच्छा है, या मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ वो अच्छी क्वालिटी के बेचता हूँ। इसके कारण आपकी दुकान 1 लाख रुपये महीना और मेरी दुकान 10 लाख रुपये महीना कमा रही है। या नॉर्मली सारी इस तरह की दुकानें हमारे एरिया में 1 लाख कमाती हैं और हमारी दुकान जो है 3 लाख कमाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है यही गुडविल के कारण है, और इसी चीज़ को हम यानी कि ऐसा ही कुछ जिसके कारण हम एक्स्ट्रा कमा पाते हैं उसी चीज़ को गुडविल कहते हैं। आगे देखिए, गुडविल का मीनिंग तो आप समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन केवल आपको यहाँ से यहाँ तक ही याद करनी है, मतलब दिमाग में रखनी है ताकि पेपर में आप लिख पाएँ। आगे देखिए गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला गुडविल जो है इंटेंजिबल असेट होती है, वो तो हमने ऊपर ही पढ़ लिया, यानी कि हम इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसको हम छू नहीं सकते। दूसरे में इन्होंने दोबारा ही बता दिया, इट डज़ नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस। अच्छा नहीं, अलग वो टॉपिक है। बोल रहे हैं कि इट डज़ नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम डेट ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि इसकी जो है एंटरप्राइज से अलग कोई पहचान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि गुडविल तो तभी है ना जब एंटरप्राइज होगा, डेट मीन्स आपका काम होगा, काम ही नहीं है तो गुडविल कहाँ से होगा। आगे बोल रहे हैं कि गुडविल जो है हमें इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। गुडविल जो है हमें हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। ये हमने पहले ही देख लिया कि गुडविल जो है हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, तभी उसको गुडविल का नाम दिया जाता है। अगर वो उतना ही नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती, डैट मीन्स जितना सब अर्न कर रहे हैं उतना ही हम अगर अर्न करें तो गुडविल एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला पॉइंट है, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स द कस्टमर्स मोर फ्रिक्वेंटली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि इसके कारण बिजनेस हमारे कस्टमर्स जो हैं हमारी तरफ खींचे चले आते हैं। एक टॉपिक है वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ सब्जेक्टिव। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। डैट मीन्स ये
ऐसा नहीं है कि जैसे किसी चीज़ की कीमत फ़िक्स होती है, ये डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर पे और मेथड ऑफ द वैल्यूएशन पे कि हम किस तरह से गुडविल को वैल्यू कर रहे हैं। आगे देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल किन चीज़ों से अफेक्ट होती है? पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है आपके बिज़नेस का, तो आपके बिज़नेस की लोगों में पहचान बढ़ती जाएगी, उसके कारण आप दूसरों से ज़्यादा कमाएंगे। दूसरा है फेवरेबल लोकेशन, अगर आपका बिज़नेस अच्छी लोकेशन पे है तो आप दूसरों से ज़्यादा कमाएंगे ही, यही गुडविल है। तीसरा पॉइंट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट हैं, डैट मीन्स अगर आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, आपकी जान पहचान अच्छी है, तो आप हायर कमाएंगे ही। उसके बाद है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, जितने दिन ज़्यादा आपका बिजनेस एस्टेब्लिश करेगा उतना ही ज़्यादा आप कमा पाएंगे। डैट मीन्स धीरे धीरे आपकी पहचान बढ़ती रहती है और आपका बिजनेस ज़्यादा कमाता रहता है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, अगर आपने अपने प्रोडक्ट का पेटेंट ले रखा है तो उस पेटेंट के कारण लोग आपके प्रोडक्ट को ही खरीदेंगे। पेटेंट मीन्स जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर कॉपीराइट या पेटेंट ले लेते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को खुद ही बेच पाते हैं। दूसरा हमारे पेटेंट की कॉपी अगर करता है तो हम उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। आगे क्वालिटी मीन्स क्वालिटी ऑफ आपके प्रोडक्ट की। मार्केट सिचुएशन, किस तरह की मार्केट सिचुएशन में आप एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, आपको 4-5 फैक्टर ध्यान रखने हैं, जिसमें से आप एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन और पेटेंट्स, क्वालिटी, ये सब याद रख सकते हैं। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो है 2 तरह से क्लासीफाई की जाती है, यानी कि गुडविल 2 तरह की होती है। एक गुडविल होती है परचेज गुडविल, एक गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है? परचेज गुडविल का मतलब होता है अगर हम किसी का रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तो वो हमसे कहेगा कि इतना बिजनेस में असेट्स लगी हुई हैं, तो इन असेट्स की कीमत है मान लो 10 लाख। फिर वो कहेगा कि इस बिज़नेस को इतने दिन तक बनाया गया है, इसका एक कस्टमर बेस है, ये बिज़नेस जो है रनिंग बिज़नेस है, आपको इसमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा। तो जितने बिज़नेस की कीमत है उससे जो हम एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं बिज़नेस की कीमत से भी ज़्यादा, वही गुडविल की कीमत होगी। और इसी तरह की गुडविल को परचेज गुडविल कहते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार गुडविल को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो गुडविल को जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ट्रीट करता है। 26 स्टैंडर्ड के अनुसार परचेज गुडविल को ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि बैलेंस शीट वगैरह में लिख सकते हैं, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम उसमें नहीं लिखते। अगला है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारी पहचान के कारण बिज़नेस को ज़्यादा समय तक जो हम रखते हैं उसके कारण जो बिज़नेस गुडविल क्रिएट होती है उसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इलस्ट्रेशन 1 देखिए। इस वाली वीडियो में मैं आपको मोस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशंस जो कि पहले टाइप के हैं, डैट मीन्स जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को ट्रीट किया गया है। एवरेज मेथड से शायद इसको किया गया, एवरेज मेथड से किया गया है, उसको मैं समझा दूंगा। इलस्ट्रेशन 1 केवल परचेज गुडविल की कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा है। इलस्ट्रेशन 1 में ये कह रहे हैं कि किसी बिजनेस के पास फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सैलरी पेबल लाइबिलिटी हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी यानी कि लाइबिलिटी जिसके पास 3 है, असेट्स भी इसके पास 3 हैं। आगे वो बोल रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, किस चीज़ के लिए? अमृत डेली नीड्स क्या बोलते हैं, फर्म का नाम है। एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ श्री शिवम फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, पीसी बोलते हैं इसको।
जब हम कोई बिज़नेस खरीदते हैं तो उस बिज़नेस की जो कीमत लगाई जाती है उसको पीसी परचेज कंसिडरेशन यानी कि परचेज के बदले में जो पैसा दिया जाएगा परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। तो वो परचेज कंसिडरेशन 5 लाख रुपए का है जो कि चेक से पे करना है। असेट्स और लायबिलिटीज इस तरह से हैं। नेसेसरी एंट्री डालिए, इनको बताना चाहिए था नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल डालिए। तो अभी इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन में पूछने में गलती कर दी है। आंसर देखिए, जब हम इस तरह की एंट्री डालते हैं किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो गुडविल जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पे फर्नीचर इतने रुपए का डेबिट, हमें पता है असेट्स डेबिट होते हैं। ये 11th क्लास की जैसे ओपनिंग एंट्री डालते हो आप इस तरह से है। असेट्स को डेबिट कर दिया है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दिया है। तीनों असेट्स डेबिट हो गई अपने अपनी रकम के साथ। फिर उसके बाद इसको मत देखिए अभी गुडविल को, ये बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और यहाँ पे टू शिवम क्यों लिखा पहले इसको देखिए और फिर ये गुडविल को देखिए। टू शिवम तो यानी कि शिवम क्योंकि हम श्री शिवम उसके ही बिजनेस को खरीद रहे हैं, इसलिए वो बिजनेस हमारा क्रेडिटर बनेगा यानी कि लेनदार बनेगा, इसलिए उसको क्रेडिट किया गया है एंट्री में। जब हम बिज़नेस खरीदते हैं तो जो पीसी की कीमत लगाई जाती है, डैट मीन्स जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड किया जाता है उसको वेंडर के नाम से, डैट मीन्स जिससे हम बिज़नेस खरीद रहे हैं, सेलर जो है, अगर यहाँ पे सेलर का नाम ना दिया होता तो हम यहाँ पे वेंडर अकाउंट लिख देते। तो यहाँ पे शिवम लिखा है क्योंकि श्री शिवम से बिज़नेस परचेज कर रहे हैं, वो हमारा 5 लाख रुपए का क्रेडिटर बन जाएगा। तो यानी कि इतनी तो चीज़ें हमारे पास क्रेडिट की हैं और इतनी चीज़ें डेबिट की हैं। आप देखेंगे इनको ऐड करेंगे तो ज़्यादा होगा, इनको ऐड करेंगे तो कम होगा गुडविल को छोड़ के। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है इन तीन चारों का और इसका आपको मिलेगा 2 लाख। वही जो डेबिट में अगर ये डिफरेंस आता है तो इसको गुडविल कहा जाता है। अगर सपोज यही डिफरेंस क्रेडिट में आ जाता तो ये कैपिटल रिजर्व के नाम से जाना जाता, जो कि अगले लेसन्स में आप सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपकी गुडविल आ गई है 2 लाख रुपए की। ये गुडविल के लिए एंट्री हो गई है क्योंकि इन्होंने इसी तरह से परचेज गुडविल का मीनिंग समझाना चाहा है। उसके बाद सेल्फ जनरेटेड और नॉन परचेज, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नॉन परचेज गुडविल भी कह सकते हैं। ये मैंने बता ही दिया है कि जो हमारी खुद की मेहनत से बिजनेस की लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों के कारण जनरेट होती है या बिजनेस को लॉन्ग टाइम तक चलाने के कारण जो पहचान बन जाती है उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। एज पर AS 26 इंटेंजिबल असेट्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज़ नॉट रिकग्नाइज इन एज एन असेट। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एक असेट के रूप में रिकग्नाइज नहीं करते, इसको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो किया जाता। आगे देखिए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स को बुक में एक्सप्लेन किया गया है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब है, इसको जनरली वैसे तो गुडविल के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। जो भी पार्टनरशिप डीड में आप लिख दो कि हम गुडविल को इस तरह से वैल्यू करेंगे। गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत कब कब होती है, पहले इसके बारे में सुन लीजिए। अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत है। क्यों वैल्यू, कोई पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है तब, यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डेथ ऑफ पार्टनर या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 4-5 लेसन के ही नाम हैं। इन सब केसेस में हमें गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत होती है। गुडविल को वैल्यू करने की ज़रूरत क्यों है? सपोज़ मान लीजिए कि एडमिशन की बात कर लेते हैं। नया पार्टनर कोई हमारे बिज़नेस में आना चाहता है। अगर कोई नया पार्टनर हमारे बिज़नेस में आना चाहता है तो हम गुडविल को क्यों वैल्यू करेंगे? हमने अभी तक जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया होगा तो हमने, मान लो हम 3 पार्टनर थे तो हमने तीनों ने मिलकर कुछ पैसा लगाया बिज़नेस में और उससे बिज़नेस को रनिंग स्टेज पर लाए और अब बिज़नेस जो है हर महीने कुछ कमा रहा है, हर साल कुछ कमा रहा है। नया पार्टनर आएगा, वो भी जैसे हम कैपिटल लाए थे वो भी कैपिटल लाएगा, लेकिन अगर केवल कैपिटल उससे मंगाएं तो जो हमने मेहनत करी है जिसके कारण हम रनिंग बिजनेस को लेकर बैठे हैं उसके लिए हमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। तो हम इस तरह से किसी नए पार्टनर को लाना नहीं चाहेंगे। हम उससे कहेंगे कि हमें जो पहले ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में तुम आ रहे हो उसके लिए अलग से पैसा दो
उसके लिए जो अलग से पैसा आप लेना चाहेंगे उसी को बोलेंगे गुडविल का पैसा। उसी तरह से रिटायरमेंट में होता है, जब कोई पार्टनर जाता है तो उसका जो कैपिटल का हिस्सा होता है, जितनी उसकी कैपिटल होती है, प्रॉफिट होता है, जो रिजर्व में उसका जनरल रिजर्व में हिस्सा होता है, वो सब वो ले जाएगा। लेकिन वो ये कहेगा कि क्योंकि मैं अपना शेयर छोड़ रहा हूँ तो फ्यूचर में तो मैं ये प्रॉफिट लूँगा नहीं, जो पार्टनर्स रह जाएंगे वो ही लेंगे, तो मुझे मेरे शेयर के लिए भी कंपेंसेट करिए। इसलिए हम उसको कुछ पैसा गुडविल के नाम पर देते हैं। जब प्रॉफिट, यही केस डेथ का होता है, जिस तरह से रिटायरमेंट होती है, रिटायरमेंट में बिजनेस से पार्टनर हट जाता है, उसी तरह से डेथ में भी पार्टनर बिजनेस से हट जाता है। यानी कि रिटायरमेंट और डेथ जो है सेम तरह से गुडविल को ट्रीट करते हैं। अब आइए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज जब हो जाता है, यानी कि मान लो कि आप पहले 1:1 के रेशियो में 3 पार्टनर्स बिजनेस में थे, उसके बाद आपने डिसाइड किया कि हम 1:1 का रेशियो नहीं रखेंगे, हम 3:1 सॉरी 3:2:1 3:1 का रेशियो रखेंगे। तो किसी पार्टनर्स को, यानी कि जो पहले तो सब पार्टनर्स को बराबर बराबर मिल रहा था, अब पहले पार्टनर को 3, दूसरे पार्टनर को 2 और तीसरे पार्टनर को 1 का शेयर मिल रहा है। डैट मीन्स अब हमें घाटा हो रहा है। तो जो पार्टनर्स को घाटा होगा वो पार्टनर कहेंगे क्योंकि अभी तक तो हमने 1:1 के रेशियो से बिजनेस को संभाला है, तो अब आप हमें गुडविल के लिए कंपेंसेट कीजिए। यानी कि जो हिस्सा हम आपको दे रहे हैं, यानी कि गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जितना भी शेयर सेक्रीफाइस किया जाएगा उसके मुताबिक टोटल गुडविल का उतना हिस्सा कंपेंसेट करेंगे, क्योंकि उनको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को फ्यूचर में घाटा होने वाला है। लेकिन अभी तक तो गुडविल सब ने बराबर रूप से बनाई थी क्योंकि उनका बराबर का रेशियो था। चलिए, अब आप यहाँ पे बुक में 3 मेथड मेनली डिस्कस किए गए हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप बार बार सुनिए, उससे आपको समझ आ जाएगा, या स्पीड को कम करके सुन लीजिए थोड़ा। अगर बहुत ही आराम से मैं समझाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा स्पीड बना के रखना है। अगला मेथड है, पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 तरह का होता है, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसे यहाँ पे दे रखा है, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जैसे पता ही चल रहा है, इसमें जो है अंडर दिस मेथड नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ ईयर्स आर डिटरमाइंड। नॉर्मल प्रॉफिट्स इन्होंने बोला है यहाँ पे गुडविल के मामले में। ये नॉर्मल प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। जब हम गुडविल को काउंट करते हैं तो हम केवल नॉर्मल प्रॉफिट को ही कंसिडर करते हैं, हम एबनॉर्मल प्रॉफिट को, एबनॉर्मल लॉस को, इस तरह की चीज़ों को कंसिडर नहीं करते। अब कौन से नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, कौन सा एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, उसके लिए ये सब देखिए। गुडविल के लिए पहले देख लीजिए कि वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला इसमें बनता है। गुडविल जो है, गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा पिछले 3-4 सालों का, जितने भी साल क्वेश्चन बोलेगा, पहले मान लो 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, उस 4 साल के प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट को आप जितने टाइम्स के लिए ये माना जाएगा कि जो, क्योंकि गुडविल जो है, जैसे हम रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं तो वो कितने टाइम तक हमें फ़ायदा देता रहेगा, उसके बाद तो हम बिज़नेस हमारा हो चुका है तो नए मैनेजमेंट का इफ़ेक्ट आ जाएगा ना। तो इसलिए कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स तक हम उसको एस्टिमेट करें कि हमें इस गुडविल का कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स तक फ़ायदा होएगा। उसी को बोला जाता है नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। यानी कि जो हमने ये गुडविल परचेज करी है वो कितने नंबर ऑफ़ ईयर्स तक चलेगी, तो उसको नंबर ऑफ़ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। किसको? एवरेज प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर्स से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाता है वैल्यू ऑफ गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में बहुत ढंग से सीखना, ये पॉइंट बहुत आपके लिए टफ तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है।
और यही पॉइंट जो है आगे सीए फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है और आगे कोस्टिंग सब्जेक्ट में सीए इंटर में इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ट्रीट करना पड़ता है। यहाँ पे बोल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट जो है फ्यूचर में इतने ही रहेंगे, मेंटेनेबल हैं। इज डिटरमाइंड फॉर ईच ईयर एडजस्टिंग द पास्ट ईयर्स प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग। हम पिछले साल के प्रॉफिट्स को इन सब चीज़ों के लिए एडजस्ट करते हुए नॉर्मल प्रॉफिट को निकालते हैं। किन किन चीज़ों के लिए एडजस्ट करना है? सबसे पहले नॉन बिजनेस प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। नॉन बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉसेस, दैट मीन्स वे प्रॉफिट और वे लॉसेस जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे प्रॉफिट्स को देखने के लिए अगर वो प्रॉफिट है तो उसने हमारे इस साल के प्रॉफिट को बढ़ा रखा होगा, तो आप उसको लेस कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस से कनेक्टेड प्रॉफिट नहीं था, नॉर्मल नहीं था। हमें केवल गुडविल के मामले में नॉर्मल को ही लेना होता है। आगे है एबनॉर्मल गेंस। एबनॉर्मल गेंस के मामले में आप एबनॉर्मल गेन के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, लेकिन वो प्रॉफिट फ्यूचर में तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो एबनॉर्मल नेचर का है। हर साल थोड़े आपके लिए पैसे की बारिश होएगी। सपोज जो है आपने इस साल कोई फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बेचने के कारण आपको 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया, लेकिन आप हर साल थोड़े फर्नीचर बेचेंगे, क्योंकि बिजनेस का काम फर्नीचर बेचना थोड़े है। जिस काम में आप डील कर रहे हैं वो बेचना है। उसी तरह से आगे है कैपिटल एक्सपेंडिचर बीइंग अकाउंटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को, यानी कि आपने मान लो कोई कंप्यूटर ख़रीदा है, तो कंप्यूटर का ख़रीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपने उसको एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे के रूप में दिखा दिया है, तो आप उसको हटाएंगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो एक फ़ायदा जो है, घाटा जो है वो नॉर्मल नेचर का नहीं है, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जो हम प्रॉफिट की बात करते हैं तब तो हम केवल रिवेन्यू की बात करते हैं, कैपिटल नेचर की चीज़ों की बात नहीं करते हैं। उसी तरह से अगला रिवेन्यू एक्सपेंसेस बीइंग अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपने रिवेन्यू को कैपिटल मान लिया, यहाँ पे कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, दोनों के इफेक्ट को हटाना पड़ता है। रिवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट हैविंग बीन अकाउंटेड, यानी कि आपने कुछ एक्सपेंसेस को अभी काउंट ही नहीं किया है, तो उसको अब काउंट करना पड़ेगा। और कुछ एरर्स अगर आपने गलती पिछले सालों में करी हैं तो उनके इफेक्ट को हटाना पड़ता है। यही चीज़ आपको बहुत ढंग से समझनी है, और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो किसी पॉइंट में आप गलत भी कर देते हैं, इसलिए इन चीज़ों को ठीक से एग्जाम्पल के थ्रू आप समझना। पहले थोड़ा सा ये भी चलिए छोड़िए, सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। थ्योरी आप थोड़ा सा और खुद पढ़ लेना। एग्जाम्पल 1 मैंने करा दिया था, तो ये एग्जाम्पल 2 इलस्ट्रेशन 2 है। इसको देखिए, इस वीडियो में केवल मैं इलस्ट्रेशन 2 और समझाऊंगा, उसके आगे के इलस्ट्रेशंस आगे वाले वीडियो में समझाऊंगा। ये बोल रहे सारा तारा जारा पार्टनर्स हैं, 3-2-1 में शेयर करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया दारा को, ये जानबूझ के इस तरह के नाम रखते हैं ताकि आपका अटेंशन इन नामों पे जाए और आप क्वेश्चन को भटक जाएं, लेकिन आप इनको केवल नाम की तरह ट्रीट किया करो, असली मुद्दे पे जाया करो। तो इन्होंने दारा को पार्टनरशिप में ले लिया 1/4 शेयर के लिए, यानी कि 3 पार्टनर पहले से थे, उन्होंने एक पार्टनर को 1/4 शेयर के लिए ले लिया। इसके जब पार्टनर को ले लिया तो डैट मीन्स एडमिशन हुआ है पार्टनर का, और उसके लिए गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो इन्होंने गुडविल को वैल्यू करने के लिए क्या मेथड अपनाया? फॉर दिस पर्पज गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस मतलब 2 गुना, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स। थोड़ा सा ढंग से देखिए, बोल रहा है पिछले 3 या 4 सालों के जो एवरेज प्रॉफिट होएगा, एनुअल एवरेज प्रॉफिट विच एवरेज हायर, जो भी उन दोनों में से हायर होएगा, किन दोनों में से, यानी कि पिछले 3 सालों के लेंगे और उसको एवरेज करेंगे, फिर 4 सालों के लेंगे और उसको एवरेज करेंगे, उन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट आएगा उसको हम ट्वाइस कर देंगे तो हमारी गुडविल निकल जाएगी। इन्होंने पिछले 4 सालों के प्रॉफिट को दे दिया है। पहले साल का प्रॉफिट 48,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 30,300, इस तरह से चारों साल का प्रॉफिट दे दिया है। किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, इनका ही फॉर्मेट ठीक है, इसी फॉर्मेट से आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो करना चाहिए।
पहले ये टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना टेबल के भी आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आप निकाल रहे हैं, ऊपर लिखना एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन पास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, यानी कि पास्ट 3 ईयर्स के बेस से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। पास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट को लिख लिया, टोटल कर लिया, ए बी सी ये सब लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। टोटल प्रॉफिट हो गया। उस टोटल प्रॉफिट्स को हमने फिर, क्योंकि ये पिछले 3 सालों को ले रहे हैं हम प्रॉफिट, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 4 सालों का, जो भी ज़्यादा होगा। तो पहले पिछले 3 सालों का लिया, 3 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट जान लिया। ये दिखाओ या मत दिखाओ आपकी मर्ज़ी है। प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन स्पीड को भी मेंटेन रखना होता है पेपर में। जब हम 95 पार नंबर लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, या 90 पार नंबर लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। केवल आपकी नॉलेज ही मैटर नहीं करती, आपको सवाल तो सारे आते हैं, लेकिन आपकी स्पीड, आपकी कैलकुलेशन, आप किस तरह से क्वेश्चन को जितना पूछा गया उतना बता रहे हैं या एक्स्ट्रा बता रहे हैं, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप सारी चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं तभी आपके 95 या 90 से ज़्यादा नंबर आने की संभावना होती है। आगे देखिए, यहाँ पे ईयर एंडेड तो इसका एवरेज प्रॉफिट इतना निकल गया पिछले 3 सालों का। फिर यहाँ पे पिछले 4 सालों का प्रॉफिट निकाल रहे हैं। 4 सालों का प्रॉफिट ले लिया, इतना हो गया, उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया। अब पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट 37 आ रहा है, 3 सालों का 36 आ रहा है, यानी कि 4 सालों का ज़्यादा आ रहा है, तो हमें तो ज़्यादा वाला ही लेना है। फिर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 4 साल का प्रॉफिट आया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी गुडविल आ गई ये। यानी कि बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड में करना क्या है, पिछले सालों के प्रॉफिट को लेना है, उसको एडजस्ट करना है। अगर एडजस्टमेंट दे रखे होंगे तो देखिए, जैसे यहाँ पे दे रखा है व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड, तो अगले वीडियो में ये मैं एडजस्टमेंट के बारे में समझाऊंगा, और ये एडजस्टमेंट ही सीखना इस लेसन का सबसे मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में पहले आप एवरेज कर लेंगे, एवरेज करने के बाद आप डिवाइड कर दे, जो इतने भी ईयर्स ऑफ परचेज दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के इलस्ट्रेशन समझाऊंगा। तब तक के लिए चैनल पे बने रहा करो और चैनल को शेयर करिए दूसरे